नमस्कार। मैं दीपक कुमार मेरे YouTube चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हमारी जो +2 की हिस्ट्री की बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 यात्रियों के नज़रिए, उसका ये लेक्चर नंबर 5 है। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने जो फ्रांस के फ्रांसिस्वा बर्नियर के बारे में पढ़ा था, उनकी पद्धति के बारे में, उनके आलेखों के बारे में, किस तरीके से उनके जो आलेख थे वो अलग अलग समयकाल के अंदर प्रकाशित हुए थे और लगभग 1656 से लेकर 1668 तक वो लगभग 12 वर्ष तक भारत में रहे थे और मुग़ल दरबार के अंदर उन्होंने काफ़ी नज़दीकी वो बनाई थी। और जो मुग़ल शासक शाहजहाँ के जेठ पुत्र थे दारा शिकोह, उनके चिकित्सक जो डॉक्टर हम कह सकते हैं, उनके रूप में उनको सेवाएं दी थी और बाद में उन्होंने बुद्धिजीवी और वैज्ञानिक के रूप में भी अपनी जगह वो बनाई थी। तो अलग अलग उनकी धारणाएं थी भारत के बारे में जानने की, परखने की, और अलग अलग कुछ समानताएं भी उन्होंने, तुलनात्मक समानता भी देखी थी जो भारत के और यूरोपियन स्थिति के साथ उसका वर्णन किया गया था। और उनके द्वारा लिखी गई कृतियों को उन्होंने फ्रांस के जो लुई शासक, जो तानाशाह शासक थे लुई 16वां, उनको अपनी कृतियाँ थी वो भेंट की थी। और लगभग उनके जो उनके लेख थे वो अलग अलग समय काल के अंदर जो प्रकाशित हुए थे और उनका पुनर्मुद्रण भी अलग अलग समय काल के अंदर लगभग 8 बार उनके लेख वो पुनर्मुद्रित भी हुए थे, जो लगभग 1670 से लेकर 1625 के आसपास अलग अलग तरीक़ों से उसका वर्णन वो किया गया था। और काफ़ी कुछ उनके जो लेख थे वो अनुवाद भी अलग अलग भाषाओं के अंदर भी किए गए थे। तो अब हमारा आज का ये जो आगे का आज का वीडियो कि किस तरीके से जो अल बिरूनी और संस्कृतिवाद की जो परंपरा थी, जो बनाई गई धारणा थी, उनके किन किन द्वीपों के माध्यम के द्वारा अलग अलग तुलनात्मक रूप से उनका नज़रिया है वो हम पढ़ेंगे, उनकी चर्चा करेंगे, उनकी समझने की कोशिश करेंगे। और उनकी जो अल बिरूनी की जाति व्यवस्था का जो विवरण है, अल बिरूनी के द्वारा बताया गया जाति व्यवस्था का विवरण का दृष्टिकोण किस तरीके से व्यवस्थित बनाया गया, उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे और देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं हम। तो जैसा कि हमने देखा है कि यात्रियों ने उपमहाद्वीप में जो भी देखा, सामान्यतः उसकी तुलना उन्होंने उन प्रथाओं से की जिनसे वे परिचित थे। तो सामान्य तौर पे क्या देखा जाता है, जब भी हम कोई दृष्टिकोण या कुछ नज़रिया या प्रथा या कस्टम के बारे में हम देखते हैं, समझते हैं, परंपरा के बारे में, किसी भी समाज की हो, किसी भी अलग जगह से हो, तो उस परंपरा से संबंधित हमने जो पहले हमारी परंपरा रही हुई है, हमारे समाज के अंदर हमारी कुछ धारणाएं बनी हुई हैं, उनको समझने के लिए, तो जब भी हम उन चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, तो हम तुलनात्मक रूप से हम उसका अध्ययन है वो कंपैरिजन है वो करते हैं। आप किसी भी समाज के अंदर देख सकते हो, विवाह, शादी, अलग अलग रीति रिवाज है वो अपनाई जाती है अलग अलग धर्म के अंदर। तो ठीक इसी तरीके से जो यात्रियों के द्वारा जो यात्री होते थे, उन्होंने अपने वृत्तांतों का वर्णन है वो अलग अलग उपमहाद्वीपों में जो उन्होंने समाज के अंदर धारणाएं जो बनी हुई थी, जो उन्होंने देखा, उसको अलग अलग तरीके से वो परिचित थे, क्योंकि उनके समाज के अंदर अलग अलग तरीक़ों से एक रीति वो अपनाई जाती थी और दूसरे समाज के अंदर अलग तरीके से। प्रत्येक यात्री ने जो देखा उसे समझने के लिए एक अलग विधि है वो अपनाई है। अब कोई भी कस्टम है, जब हम पहली बार उसके बारे में जानने समझने की कोशिश करते हैं तो हमारा नज़रिया उसके बारे में अनभिज्ञ होते हैं और न्यूट्रल होते हुए हम कोई ना कोई धारणा उनके बारे में बनाते और उसके बारे में समझने की कोशिश वो करते हैं। उदाहरण के लिए अल बिरूनी अपने लिए निर्धारित उद्देश्य में निहित समस्याओं से परिचित थे। जो उनके निर्धारित उद्देश्य थे, जो धारणाएं जो बनी हुई थी पहले समाज के अंदर, अपनी विचारधाराएं, किसी भी सिद्धांत या एक विचार को लेके, वो उस विचारिक द्वेष के मामले में जो अल बिरूनी थे वो उससे पहले ही परिचित थे और उसके संबंधित जितने भी समस्याएं होती थी
वो उसका निदान अपने नज़रिए से वो समझते थे, क्योंकि यात्रा वृत्तांतों के माध्यम के द्वारा जो यात्रा करने वाले यात्री होते हैं वो अलग अलग समाज में जाकर उसको उसको अलग अलग तरीके से ऑब्जर्व करते हैं और उसका एनालाइज है वो करते हैं। उसने कई अवरोधों की चर्चा की जो उसके अनुसार समझ में बाधक थे। अब जो चीज़ें जो देखते थे वो यात्री है जो, और उनके मन में जब चीज़ें समझने की ये जो उनकी समझ थी वो इस मामले में सभी चीज़ों को समझने के लिए डेवलपमेंट टाइम का कह सकते हैं कि सभी चीज़ों को हम एक साथ है वो नहीं समझ सकते। हर समाज में, हर देश के, हर जो लोगों की जो वर्णन है, उसका जो कस्टम है, उसको अलग अलग तरीक़ों से एनालाइज है वो किया जा सकता है। तो ये सारी सारी जो समस्याएं जो अल-ब्रूनी जो लोगों के बारे में ऑब्जर्व कर रहे थे, खास करके इंडिया के बारे में, और इंडिया में तो वैसे ही आपने देखा है कि अलग अलग जो समाज के लोग रहने वाले जो अलग अलग धार्मिक जो कल्चर है हमारी, वो अलग अलग कस्टम में बना हुआ है। तो उनको समझने के लिए जो शुरुआती दौर के अंदर उसके बारे में अवरोधक का कार्य वो माना जा सकता है। इनमें से पहला अवरोध भाषा की थी। सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि जो भाषा हम अपने वार्तालाप करने के लिए, पूछने के लिए सबसे बड़ा ये कारण आता था कि हम अपनी भाषा को किस तरीके से उनकी भाषा से सम्मिलित है वो कर सकते हैं और उनकी बात को जान सकते हैं, क्योंकि बिना कम्युनिकेट किए हम किसी से अपनी बात या उनकी बात को हमारे साथ जो समझ विकसित है वो नहीं कर सकते। उसके अनुसार संस्कृत अरबी फारसी से इतनी भिन्न थी कि विचारों और सिद्धांतों को एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवादित करना नहीं था। अब जब हिंदुस्तान में ये संस्कृत भाषा बोली जाती थी और जो अरब और फारसी भाषा उनके द्वारा जो उपयोग किया जाता था उसके अंदर उसको ट्रांसलेट करना, अनुवादित करना सबसे मुख्य कारण था। और उसको अनुवादित करने के बाद उनको उस रीति रिवाजों को, कस्टम को समझना उससे भी बड़ा मुश्किल का कार्य है वो माना जा सकता है। तो ये अलग अलग समय काल के अंदर उनके संबंधित है वो सबसे मुख्य कारण है वो माना जा सकता है, जिसके बारे में एक तो भाषा, फिर उसको अनुवाद करना, फिर उस चीज़ को समझना। उनके द्वारा चिन्हित दूसरा अवरोध धार्मिक अवस्था और प्रथा से भिन्नता थी। अब भाषा के अलावा और अनुवाद करने के अलावा जो आगे दूसरा मुख्य कारण था कि जो जितनी भी धार्मिक अवस्थाएं जो प्रथाएं जो प्रचलित थी उनके बारे में समझना, क्योंकि अलग अलग समाज की जो व्यवस्थाएं होती हैं, मैंने पहले बताया आपको कि अलग अलग समाज के अंदर जितने भी शादी समारोह है, बच्चे के जन्म से है, किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के उपरांत है, तो अलग अलग धारणाएं और व्यवस्थाएं वो अपनाई जाती हैं। अब जो धारणाएं और जो व्यवस्थाएं अपनाई जाती थी हमारे हिंदुस्तान के अंदर, वो उनका मकसद क्या होता था, किस तरीके से उनको कस्टम बनाने का जो तरीका है वो बनाया गया था। देखो, मेरे एक बात मानना ये भी है कि जो प्राचीन समय काल के अंदर हमारी जो प्रथाएं या कस्टम चले आते थे वो उसका कुछ ना कुछ लॉजिक होता था। जैसे किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती थी तो हम 11-12 दिन का उसका जो टाइम पीरियड वो रखते थे, उसके बाद उसका जो रस्म पगड़ी वगैरह जो प्रक्रिया थी वो अपनाई जाती थी। तो आई थिंक मेरा ये मानना था कि पहले समाज के अंदर कम्युनिकेट करने के लिए इतने रिसोर्स साधन है वो नहीं होते थे। आप अपनी बात को पहुंचाने के लिए कोई तार वगैरह पत्थर बहुत बाद में चले थे, तो पहले क्या होता था, लोग खुद जाके मैसेज दे के आते थे। तो वो 5-10 पर्सन होते थे, वो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर जाते थे और सभी रिश्तेदारों को मैसेज देकर वो आते थे। तो इस वजह से ये मान सकते हैं कि 11-12 तो टाइम पीरियड दिया गया था कि यानी कि व्यक्ति पर्सन जाएगा, सभी रिश्तेदार को कहकर आएगा, तो वो फिर 11-12 दिन के बाद वो मिल लेते थे। तो कुछ ना कुछ यही धारणाएँ थी। अब दूल्हा और दुल्हन की जब शादी की जाती है तो वो जो सेवरे होती हैं, जैसे दूल्हे के लगाए जाते हैं, लड़की के भी लगाए जाते हैं, उसका मकसद क्या था लगाने का। तो शायद अब शादी विवाह समारोह के अंदर आपने देखा होगा कि सभी जो लड़के होते हैं या खास करके लड़की मानो, या तो वो लगभग अच्छी ड्रेस पहनना वो सभी का पहने होते हैं। अब उसने सेहरे लगाए होते हैं, सेहरे जो हमारे समाज के अंदर लगाए जाते हैं, शायद उनकी वजह से ये पहचान आ जाती है कि ये लड़का है।
हम दूल्हे को पहचान लेते कि हाँ ये दूल्हा है भाई, ये दुल्हन है, ठीक है। तो देखो कहीं ना कहीं ये सारी जो कस्टम बनाए गए थे, ये प्रथा बनाई गई थी, उसका कुछ रिलेशन होता था, लेकिन बाद के समय काल के अंदर इनके रिलेशन को, इनके संबंधों को, इस प्रथा को एक रीति रिवाज के साथ है वो जोड़ दिया गया। तो जितने भी ये धार्मिक और जो प्रथा बनाई गई थी, उनका कहीं ना कहीं आपस में रिलेट करना, उनको समझना, तो ये सारी सारी अल ब्रूनी के रूप में मुख्य जो इसमें जो हम मान सकते हैं कि जो समस्या उसके सामने मुख्य तौर से आई। उसके अनुसार तीसरा विरोध अभिमान था। यहाँ रोचक बात यह है कि इन समस्याओं की जानकारी होने पर भी अल ब्रूनी लगभग पूरी तरह से ब्राह्मणों द्वारा रचित कृतियों पर आश्रित है वो रहा था। अब हिंदू समाज के अंदर आपने देखा है कि जो भी रीति रिवाज अपनाई जाती है वो ब्राह्मणों के द्वारा उसका विश्लेषण या क्रियाक्रम है वो अपनाया जाता है, यानी कि ब्राह्मणों के द्वारा ही उसकी उस जानकारी को या उस बनाए गए उस प्रथा को निभाया जाता है। और जो अल ब्रूनी के द्वारा जो इन सभी जानकारियाँ की थी, ब्राह्मण के द्वारा जो कृतियों के अंदर लिखी गई, उनके ग्रंथों के द्वारा लिखी गई थी, उन्हीं के द्वारा उसको एनालाइज है वो उसको कर सकते थे। उसने भारतीय समाज को समझने के लिए अक्सर वेदों, पुराणों, भगवत गीता, पतंजलि की कृतियों तथा मनुस्मृति के आदि से अंश उद्धृत है वो किए हैं। तो हमारे हिंदू समाज के अंदर जितने भी ग्रंथ हैं, वो चाहे वेद पुराण हो, भगवत गीता हो, पतंजलि हो, उन सभी के द्वारा कुछ उल्लेखों का जब वर्णन किया गया, उन्हीं के माध्यम के द्वारा अल ब्रूनी ने उन हमारे समाज को, हमारी प्रथा को, हमारी परंपरा को समझने की कोशिश है वो की है। अल ब्रूनी का जाति व्यवस्था का विवरण। अब किस तरीके से जाति व्यवस्था के बारे में अल ब्रूनी का जो वर्णन है वो बनाया गया है। अल ब्रूनी ने अन्य समुदायों में प्रतिरूपों की खोज के माध्यम से जाति व्यवस्था को समझने और व्याख्या करने का प्रयास है वो किया। तो अलग अलग हमारे समाज के अंदर, समुदाय के अंदर जो अलग अलग जाति व्यवस्था को समझने के लिए उन्होंने काफ़ी कुछ उनकी इन्वेंशन की खोज की, उसके बारे में प्रमाणिकता करने की खोज की। उसने लिखा कि प्राचीन फारस में 4 सामाजिक वर्गों को मान्यता थी: घुड़सवार और शासक वर्ग, भिक्षु, अनुष्ठानिक, पुरोहित और चिकित्सक, खगोल शास्त्री और अन्य वैज्ञानिक, तथा अंत में कृषि तथा शिल्पकार। तो फारस के बाद में फारस के समय काल या सामाजिक व्यवस्था के बारे में वर्गों को बताया गया। जिस तरीके से हमारे 4 वर्ग बताए गए थे, तो उसी तरीके से फारस के अंदर भी घुड़सवार और शासक वर्ग, भिक्षु, अनुष्ठानित और पुरोहित, यानी घुड़सवार और शासक वर्ग जो सैनिक या राजा शासक से संबंधित आ गए, भिक्षु, अनुष्ठान और पुरोहित है वो धार्मिक से संबंधित आ गए, चिकित्सक, खगोल शास्त्री हो गए जो, या जो वैज्ञानिक हो गए वो साइंटिस्ट, डॉक्टर की रूप में आ गए, और लास्ट में था चौथा वर्ग हमारा कृषि और शिल्पकार जो खेती और समाज से जुड़े हुए या उत्पादन का कार्य वो करता था। दूसरे शब्दों में यह वह दिखाना चाहता था कि ये सामाजिक वर्ग केवल भारत तक ही सीमित नहीं थे। इसके साथ ही उसने यह दर्शाना है कि इस्लाम में सभी लोगों को समान माना जाता था और उसमें केवल विभिन्नता केवल धार्मिकता के पालन में थी। तो जितने भी वर्ग से संबंधित ये सामाजिक वर्ग है वो माना गया था कि भारत के अंदर जिस तरीके से 4 वर्ग बनाए गए थे, वो 4 वर्ग के अलावा अन्य समाज के अंदर भी 4 वर्ग है वो प्रचलित थे। और इसी के अलावा सभी लोगों को इस्लाम के अंदर जिस तरीके से आपने देखा है कि सभी वर्गों से या सभी लोगों को इस्लाम में सभी एक समझा जाता है और सभी को एक पालन का या एक धार्मिकता का जो अधिकार है वो दिया गया है, किसी को ऊंच नीच का दर्जा वो नहीं दिया गया। तो इन सभी का विश्लेषण है उन्होंने इस जाति व्यवस्था को समझने के लिए अल ब्रूनी ने किया है। जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या को मानने के बावजूद अल ब्रूनी ने अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार है वो कर दिया। अब जिस तरीके से पवित्र, अपवित्र या धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से किसी उच्च वर्ग से संबंधित है वो माना जाता है, तो इन सभी वर्गों को अल ब्रूनी ने मानने का जो मान्य थी, उस धारणा थी, उसको अस्वीकार है वो कर दिया। उसने लिखा कि वह हर वस्तु जो है पवित्र हो जाती है उसकी पवित्रता की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है और सफल होती है। यानी कि कोई पवित्र वस्तु है वो नहीं होती है, और अगर कोई हो भी जाती है तो जो भी अपवित्र वस्तु है वो पुनः पवित्रता को प्राप्त करने के लिए पुनः उसी स्थिति में आने की कोशिश है वो करती है। यानी कि नेचर का काम है, प्रकृति का काम है, इसमें बताया गया है। सूर्य हवा को स्वच्छ करता है और समुद्र में नमक पानी को गंदा होने से बचाता है। जिस तरीके से प्रकृति जो सूर्य है वो हवा को शुद्ध करता रहता है, उसका एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक उसी तरीके से पवित्र अपवित्र की जो धारणा है वो भारतीय समाज में जो प्रचलित थी वो ऐसी कोई धारणा होती है वो नहीं है। अल ब्रूनी जोर देकर कहता है कि यदि ऐसा
नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं होता। जिस तरीके से जो अगर सूर्य है वो पृथ्वी को या हवा को स्वच्छ ना करे तो शायद यहाँ पर जो पोल्यूटेड या पोल्यूशित जो हवा वो हो जाती है, तो ठीक इसी तरीके से ये अगर ये वर्णन ही ना हो, ऐसे इस तरह की व्यवस्था ही ना हो, तो ऐसा हमारा जीवन कभी संभव है वो हो ही नहीं सकता। उसके अनुसार जाति व्यवस्था में सन्निहित या पवित्रता की अवधारणा प्रकृति के नियमों के विरुद्ध थी। जो प्राचीन समाज के अंदर जिन धारणाओं का वर्णन है वो किया जाता था, जो व्यवस्था ये अपनाई जाती थी वो बिल्कुल प्रकृति के विरुद्ध है वो अपनाई जाती थी। जैसा कि हमने देखा कि जाति व्यवस्था के विषय में अल्प ब्रूने का विवरण उसके नियामक संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से पूरी तरह से गहनता से प्रभावित था। तो विभिन्न ग्रंथों के माध्यम से जो उसने जानकारी प्राप्त की थी अल्प ब्रूने ने, उन्हीं के माध्यम से हमारी जाति व्यवस्था के बारे में पूर्ण रूप से ग्रंथों के माध्यम से उन्होंने अध्ययन किया और हमारी जाति व्यवस्था पूरी रूप से रूढ़ व्यवस्था है वो अपनाई जाती थी, क्योंकि उच्च वर्ग निम्न वर्ग इन सभी के द्वारा पवित्र है पवित्र का जो समावेश था हमारी जाति व्यवस्था के अंदर विद्यमान था। इन ग्रंथों में ब्राह्मणों के दृष्टिकोण से जाति व्यवस्था को संचालित करने वाले नियमों को प्रतिपादित है वो किया जाता था। तो इन ग्रंथों के माध्यम से ही हमारी जो जाति व्यवस्था जो व्यवस्था बनाई गई थी उन सभी का उन नियमों के माध्यम के द्वारा ही उनका पालन है वो किया जाता था। लेकिन वास्तविक जीवन में यह व्यवस्था इतनी भी कड़ी नहीं थी। उदाहरण के लिए अत्यंत शाब्दिक रूप में व्यवस्था से परे नामक एक श्रेणियों में सामान्यतः यह अपेक्षा की जाती थी कि वे किसानों और जमींदारों के सस्ता श्रम उपलब्ध है वो करें। तो अल्प ब्रूने ने बताया कि जिस तरीके से व्यवस्थाओं के बारे में जो वर्णन किया गया ग्रंथों के माध्यम से या अन्य जो प्रचलित समाज के अंदर, तो शायद ये व्यवस्था थी वो इतनी भी जटिल नहीं थी जिन चीज़ों का वर्णन है वो किया गया। इस तरीके से उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जो एक अत्यंत नामक जो श्रेणियाँ थी जिसके अंदर बताया गया, उसके अंदर जो किसान या सभी वर्गों के साथ जमींदारों के साथ तो सबसे कम कीमत में जो लेबर उपलब्ध कराने का कार्य वो किया जाता था। तो ये कुछ ऐसी धारणाएं भी समाज में हमारे प्रचलित है वो पाई जाती थी। दूसरे शब्दों में हालांकि अक्सर सामाजिक प्रताड़ना का शिकार होते थे, फिर भी इन्हें आर्थिक तंत्र में शामिल है वो किया जाता था। चाहे कितनी भी सामाजिक व्यवस्थाएं उसके अंदर जो प्रचलित वो पाई जाती हैं, उन सभी वर्गों समाज लोगों को इकोनॉमिक्स के तौर पे आर्थिक तौर पे लोगों को शामिल है वो किया जाता था। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने देखा कि अल्प ब्रूने के द्वारा बताए गए उनकी धारणाओं के बारे में, सामाजिक और जाति व्यवस्था के बारे में, हमारी सामाजिक संरचना के बारे में किस तरीके से उसको बनाया गया, मैनेज किया गया है, उसको संचालित है वो किया गया। और जो उन्होंने एनालाइज किया हमारे धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से या प्राचीन ग्रंथों के माध्यम के द्वारा उसका उल्लेख है वो किया गया। तो आज का वीडियो बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।